हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने ऑडियंस एनालिसिस के बारे में देख लिया था। क्या होता है ऑडियंस एनालिसिस, यानी ऑडियंस हमारी कौन होती है हमारी ऑडियंस? रिसीवर। और उन रिसीवर का, जो हमारे मैसेज को रिसीव करते हैं, रिसीवर को एनालाइज करना उनकी हैबिट के बेस पर, उनके कल्चर, उनका सेंटिमेंट्स, उनका फीलिंग, इन सब को बेसिस बनाकर हमको उनको एनालाइज करना, इवेलुएट करके अगर हम उनको मैसेज पहुंचाए तो वो हमारा होगा ऑडियंस एनालिसिस। इसके हमने टाइप्स भी प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। अब हम आज ऑडियंस एनालिसिस की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ऑडियंस एनालिसिस की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। कलेक्शन ऑफ, सबसे जो पहला पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडियंस ग्रुप, यानी श्रोता समूह के आकार एवं संरचना संबंधित सूचना का संग्रह। इसको लिख लेते हैं, श्रोता समूह के आकार एवं संरचना संबंधित सूचना का संग्रह, यानी कि ये जो है हमारा ऑडियंस एनालिसिस का प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट है। ये कहता है कि अलग अलग प्रकार के श्रोता समूहों के लिए अलग अलग ही संचार तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। हम जिस प्रकार अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग होते हैं, लोगों का तरीका अलग होता है, हर किसी के सुनने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो सबसे पहले आपको हर श्रोता के समूह के लिए अलग अलग संचार तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए। छोटे एवं बड़े समूह के श्रोता का एक सा व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि जैसा छोटा समूह है अगर वो, और अगर बड़ा समूह है, कोई ग्रुप बड़ा है, तो उन दोनों का बिहेवियर जो होता है वो सेम नहीं होगा। श्रोता समूह के आकार के साथ साथ उसकी संरचना की सामान्य जानकारी होना परम आवश्यक है। जो ग्रुप छोटा होता है, जो ग्रुप स्मॉल है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं पाए जाते, उसमें जो भिन्नताएं होती है वो ज्यादा नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? उनमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा होती है, जबकि बड़े समूहों में एजुकेशन, इंटरेस्ट, लिविंग स्टैंडर्ड, व्यूज, इन सबको मिलाकर बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, भिन्नताएं आ जाती है, जिसकी वजह से उनको एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सारी डिफिकल्टीज को हटाने के लिए हमको अतः कोई ऐसा सूचना तत्व खोजने की आवश्यकता है जो सभी में समान रूप से पाया जाए। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? जैसे एज, जैसे और क्या हो सकता है? कैटेगरी। जो कॉमन जो फैक्टर है वो यही तो हो सकते हैं ना, जैसे जेंडर। इन तरह के कॉमन फैक्टर को कलेक्ट करके, इन कॉमन फैक्टर की जो इंफॉर्मेशन है उनका कलेक्शन करके हम क्या कर सकते हैं? हम अपने ऑडियंस के ग्रुप, जो भी हमारा ग्रुप है, उनसे रिलेटेड सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है हमारा टू लोकेट द प्राइमरी ऑडियंस। ठीक है, प्राथमिक श्रोताओं का पता लगाना। अब होते क्या है ये प्राथमिक श्रोता है, प्राइमरी ऑडियंस। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, वापस से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी ऑडियंस के। एक ऐसी ऑडियंस जो सेंडर, जो भी मैसेज भेजता है, सेंड करता है, उन पर अपनी फीडबैक, अपना जो भी प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, देने का उसको राइट होता है। जिस ऑडियंस को सेंडर द्वारा सेंड किए गए मैसेज पर फीडबैक देने का या फिर रिएक्शन देने का राइट होता है, वो हमारे प्राथमिक श्रोता होते हैं।
समझ आ गया प्राथमिक श्रोता क्या होते हैं? तो चलिए इस पॉइंट को डिटेल करते हैं। प्राथमिक श्रोताओं का पता लगाना। संचार प्रक्रिया में प्राथमिक श्रोतों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही श्रोता वास्तव में संदेश को प्राप्त करते हैं और उसी पर अपनी कार्रवाई करते हैं। अतः यदि यह चिन्हित हो जाए कि हमारे प्राइमरी ऑडियंस कौन है, अगर ये पता चल जाए कि हु इज प्राइमरी ऑडियंस, तो क्या हमारा काम आसान हो जाएगा? यस। नेक्स्ट है, तो उसी के विषय में अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित की जानी चाहिए। शेष श्रोताओं के समूह के विषय में साधारण जानकारी से भी काम चल सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्राथमिक श्रोता संगठन में उच्च पद पर बैठा व्यक्ति ही हो, कोई नीचे लोअर जरूरी नहीं है कि हमारा जो प्राइमरी जो ऑडियंस है वो हमेशा अपर लेवल का ही हो। अगर वो कोई लोअर लेवल का भी एम्प्लॉय हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपर लेवल का ही हो, अपर का भी हो सकता है, लोअर का भी हो सकता है। क्लियर है? फिर है हमारा कि परंतु ऐसे श्रोता प्राय विशिष्ट कार्यों में ही व्यस्त होते हैं तथा उसी से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। प्राथमिक श्रोताओं का पता लगाना यानी कि हमारे प्राइमरी ऑडियंस कौन है, इनके बारे में हमको डिटेल करनी होती है। क्यों प्राइमरी ऑडियंस का पता लगाना है? क्योंकि जब तक हमारे प्राइमरी ऑडियंस हमको पता नहीं होंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मैसेज का जो रिएक्शन है वो हमें नहीं मिल सकता। तो प्राइमरी ऑडियंस का काम ही यही होता है, उसका राइट ही यही है कि वो रिएक्शन देती है हर किसी मैसेज पर। तो फर्स्टली हमारा पॉइंट था प्रोसेस में कि हमको कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडियंस ग्रुप, यानी श्रोता का आकार, जो समूह है उसका आकार और उसकी संरचना से संबंधित इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। सेकेंड हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि टू लोकेट द प्राइमरी ऑडियंस, हमको पता लगाना है कि हमारी प्राइमरी ऑडियंस कहाँ है और क्या कौन सी है। ठीक है, अब हम थर्ड पर फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। दो हमने प्रोसेस के स्टेप पार कर लिए हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है टू नो द प्रोबेबल रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस, यानी कि श्रोताओं की संभावित प्रतिक्रिया जानना कि हमारे श्रोता हमारे मैसेज पर किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि श्रोता हमारे संदेश पर बिल्कुल अनुकूल प्रतिक्रिया या उनका रुख सकारात्मक हो, तो हमें बड़ी स्पष्टता से संदेश के निष्कर्ष और सुझावों से उन्हें अवगत कराना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जो रिसीवर है, यानी हम ऑडियंस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसीवर की जगह हम क्या यूज करेंगे? ऑडियंस। जो हमारी ऑडियंस है, अगर हम उन ऑडियंस से पॉजिटिव अगर रिजल्ट चाहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक चाहते हैं, पॉजिटिव अगर हम उनसे रिएक्शन चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? उनको क्लियर कंक्लूजन के साथ या फिर क्लियरिटी के साथ हर चीज को समझाना होगा, तब जाकर वो हमारी चीजों को समझेंगे और उसके हिसाब से पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन देंगे। श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए प्रमाणों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हमको हमारी ऑडियंस को इफेक्टिव, हमारी ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जो एविडेंस है, जिनके बेस पर हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, वो एविडेंस दे सकते हैं। क्लियर है? एविडेंस का यूज कर सकते हैं। फिर है कि बड़े श्रोता समूह के समक्ष संदेश के सुझावों और निष्कर्षों को अत्यधिक प्रामाणिकता और क्रमबद्धता से प्रस्तुत किया जाता है। सीक्वेंस के साथ प्रस्तुत करना है आपको। क्लियर है यहाँ पर? फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, टू नो द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ऑडियंस, श्रोताओं के विवेक स्तर को जानना। यानी कि
दिए जा रहे संदेश की पृष्ठभूमि के विषय में श्रोता के अनुभव और उसके परिवेश का ज्ञान संचारकर्ता को होना बहुत जरूरी है। हम जो भी मैसेज सेंड कर रहे हैं उस मैसेज से रिलेटेड उसका जो भी ऑडियंस का बैकग्राउंड है या फिर वो उसका जो उस सब्जेक्ट या जो भी हमारा मैसेज है उसके बारे में जो नॉलेज है उसको हमको पहले ही स्टडी एनालाइज कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मैसेज सेंड करेंगे। इन शॉर्ट कि हमारा जो मैसेज है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ये सेंडर है, ठीक है, सेंडर ने मैसेज सेंड किया। मैसेज किसके रिगार्डिंग था? पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, या फिर आप कह सकते हो हाँ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ही बना लेते हैं। चलो एक सेकेंड, पॉपुलेशन के ऊपर था, ठीक है। अब यहां पर है हमारी ऑडियंस। हमको ये चेक करना है कि उस पॉपुलेशन टॉपिक के ऊपर क्या हमारी ऑडियंस को नॉलेज है, क्या उस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है। ये सारी चीजें हमको चेक करनी है। यहां पर अगर पॉपुलेशन के बारे में पहले से ही हमारी ऑडियंस जानती है तो हमको अपना डेटा ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा फैक्ट बताना होगा, क्योंकि हम कुछ भी फेक या कुछ भी ऐसी झूठी या फिर कुछ भी ऐसा हमको बाय प्रूफ हर चीज को बताना और शो करना होगा। ये था हमारा टू नो द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ऑडियंस, कि हमारी ऑडियंस हमारे उस मैसेज को कहां तक समझती है। उसके बाद हम आते हैं, फिर नेक्स्ट है हमारा टू नो द रिलेशनशिप ऑफ सेंडर एंड ऑडियंस, यानी कि हमारे संचारकर्ता, सेंडर और हमारी श्रोता का संबंध क्या है। संचारकर्ता की संगठन में स्थिति और श्रोता से उसका संबंध, जो हमारा मैसेज है वो स्टाइल, उसकी आवाज, उसका प्रेजेंट करने का तरीका, जैसे प्रेजेंटेशन कैसी है मैसेज की, ठीक है, उसकी वॉइस कैसी है जब वो मैसेज कन्वे कर रहा है, अगर ओरल है तो उसका स्टाइल कैसा है प्रेजेंट करने का। इन सारी चीजों से हमारा एक जो ऑडियंस है, जो सेंडर है, वो दोनों का रिलेशन इन सारी चीजों से भी अफेक्ट करता है। उच्च अधिकारियों से संचार का ढंग, यानी हमारा अगर सेंडर अपर लेवल से बात कर रहा है, अपर लेवल को मैसेज कन्वे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो तरीका अलग होगा। फिर अगर किसी प्रकार के कस्टमर, यहां पर कस्टमर ले लो आप, फिर बैंक ले लो या फिर किसी क्रेडिटर को ले लो, अगर इन लोगों के साथ कोई कंपनी में सेंडर कम्युनिकेशन कर रहा है तो उनका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो प्रत्येक अवस्था में संदेश की जो स्टाइल है, मैसेज का जो स्टाइल है, प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बदला जाता है। जैसे जनरल हम वे में हम बात करते हैं तो हम इंसान या फिर हम जो भी ऑडियंस है उसके हिसाब से बात करते हैं। ऑडियंस अगर एजुकेटेड है तो उस हिसाब से बात करते हैं, अगर ऑडियंस हमारी छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से बात करते हैं। तो हमको ये पता करना है कि एक सेंडर और ऑडियंस के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये थे हमारे पांचों प्रोसेस के स्टेप। सबसे पहला था कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडियंस ग्रुप, यानी श्रोताओं के समूह का आकार एवं संरचना संबंधित सूचना का संग्रह करना। अब सूचनाओं को कलेक्ट कर लिया है तो हमको क्या करना है, टू लोकेट द प्राइमरी ऑडियंस, प्राथमिक श्रोताओं का पता लगाना है। उसके बाद है टू नो द probable reaction of the audience, then to know the understanding level of audience, and last one to know the relationship of sender and audience. इसके बाद हम देखते हैं फिर नेक्स्ट आता है, हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग द ऑडियंस, श्रोताओं को संतुष्ट करना। यदि आपकी ऑडियंस संतुष्ट हो जाती है, यदि ऑडियंस आपके कम्युनिकेशन से, आपके मैसेज से अगर संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तब जाकर हमको उससे क्या मिलता है, कम्युनिकेशन से अगर वो सेटिस्फाइड है
तो हमको पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है। तो क्या हमको एक कम्युनिकेशन में फीडबैक की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल हमको जरूरत है, इसीलिए हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को बेस्ट से बेटर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऑडियंस कम्युनिकेशन सेटिस्फाइड होगी, ऑडियंस तभी जाकर वो पॉजिटिव फीडबैक दे सकती है। किंतु मूल प्रश्न ये नहीं है कि ऑडियंस को सेटिस्फाइड करना या फिर ऑडियंस को हम सेटिस्फाइड क्यों करें, ये जो मेन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो ये है कि ऑडियंस को सेटिस्फाइड कैसे करें, ठीक है। तो अब हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला ऑडियंस को सेटिस्फाइड कैसे करें, उनकी कुछ ऑडियंस की भी कुछ आवश्यकताएं होती है। जैसे सबसे पहला यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सेटिस्फाइंग द इंफॉर्मेशनल नीड। सेटिस्फाइंग एक सेकेंड, एफ डाला ही नहीं। सेटिस्फाइंग द इंफॉर्मेशनल नीड्स। यानी सबसे पहला जो पॉइंट है हमने जिस पर स्टडी या सर्वे करना है वो है कि सूचना संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। सूचना संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। ये क्या कहता है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि श्रोता स्वभाव से जिज्ञासु होता है, हर चीज जानने की उसको लालसा रहती है। वह संचारकर्ता से कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। संचारकर्ता को श्रोताओं की आवश्यकता के अनुरूप सार्थक ढंग से संवाद करना है और उनमें संवाद के लिए 5 बातें जरूरी है। एक सेंडर को अपने ऑडियंस से किस तरह से बात करनी चाहिए, उनके कुछ पॉइंट्स यहां पर दे रखे हैं कि जो आपको कंडीशन जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ऑडियंस डिजायर, ऑडियंस क्या सुनना चाहती है आपसे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम ऑडियंस को क्या सुना रहे, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस हमसे क्या सुनना चाहती है, ठीक है। जब भी आप इंफॉर्मेशनल नीड्स प्रोवाइड करवा रहे हो, आप अपनी सूचना से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो, तब सबसे पहले सेंडर को क्या ध्यान रखना है, ऑडियंस डिजायर, ऑडियंस क्या सुनना चाहता है, ठीक है। फिर इंपाइल्ड क्वेश्चन, सेकेंड है हमारा इंपाइल्ड क्वेश्चंस, गर्भित प्रश्न। गर्भित प्रश्न यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें श्रोता द्वारा पूछा नहीं जाता, फिर भी उनका उत्तर देना आवश्यक होता है। इनके बिना दी गई सूचना आधी अधूरी लगती है, जो पूछा नहीं जाता फिर भी दिया जाता है। जैसे हम अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, अगर प्रोडक्ट की प्राइस ही दुकानदार नहीं बताएगा तो क्या प्रोडक्ट खरीदेगा? बायर प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं। जब तक अगर बायर पूछे भी नहीं ना, फिर भी दुकानदार सामने से उस प्रोडक्ट की प्राइस बता देता है। फिर है हमारा थर्ड, टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन, जितनी भी जरूरत की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऑडियंस को प्रोवाइड करवाना है, संपूर्ण आवश्यक सूचनाएं। फिर है हमारी टू एंश्योर द यूजफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचना की सार्थकता और सत्यता सुनिश्चित करना। टू एंश्योर द यूजफुलनेस of the information, ठीक है।
कि हमने जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है वो आपके काम आएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा एडिक्वेट ट्रांसमिशन टेक्निक। एडिक्वेट ट्रांसमिशन टेक्निक हमारी जो भी तकनीकी है वो समुचित संदेश वाहन विधि के जरिए हमको कम्युनिकेशन करना है। तो ये था हमारा सबसे पहला कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाइड करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था हमारा ये सेटिस्फाइंग द इंफॉर्मेशनल नीड। सेकंड है हमारा, सेकंड बना लेते हैं हम, सेटिस्फाइंग द मोटिवेशनल नीड, यानी प्रेरणात्मक आवश्यकता की पूर्ति, मोटिवेशनल नीड। ठीक है, अब ये क्या कहती है? ये कहती है कि संचारकर्ता को अपना संदेश इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि श्रोता उसे स्वीकार करने पर विवश हो जाए और श्रोता के विश्वास जीतने और व्यवहार में परिवर्तन के लिए कई प्रकार की तकनीकें का सहारा लिया जा सके। जैसे घर घर जाकर आप उपभोक्ताओं को वॉशिंग पाउडर खरीदने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो। जैसे हम कुछ इंटरेस्टिंग जो भी टैगलाइंस होती है उनका यूज करके, जैसे बेटर प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो उस टाइप के मोटिवेशनल चीजें भी आपको ऐड करनी है। फिर थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि सेटिस्फाइंग द एम्पिरिकल नीड्स, यानी ये क्या कहती है? ये कहती है कि व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना भी जरूरी है, श्रोताओं की प्रेरणात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह संचारकर्ता की बात सुनने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह संदेश को स्वीकार भी करे। इसके लिए संदेश को सरल, यानी हमको मैसेज हम मोटिवेट करके लोगों को खरीदने के लिए प्रोडक्ट या अपना कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार तो कर सकते हैं, पर उसके साथ हम उनको वो संदेश का पॉजिटिव फीडबैक लेने के लिए सिंपल और सहज और हमारे एक्सेप्टेबल बनाना है हमको कम्युनिकेशन को, ताकि लोग उस मैसेज को एक्सेप्ट करें और हमको पॉजिटिव फीडबैक भी दे सके। यहां तक क्लियर है कि हम किस तरह से लोगों को ऑडियंस को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर दे रखा है, श्रोताओं को संतुष्ट करना। अब संतुष्ट तो हम करेंगे, पर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सेटिस्फाइंग द इंफॉर्मेशनल नीड, सेकेंड है सेटिस्फाइंग द मोटिवेशनल नीड एंड थर्ड है एम्पिरिकल नीड्स, यानी व्यवहारिकता। ठीक है, इन नीड्स को कंप्लीट करके हम अपने ऑडियंस को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा ये ऑडियंस एनालिसिस का टॉपिक खत्म होता है। 2 क्लासेस में हमने इस ऑडियंस एनालिसिस को पढ़ा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।